नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आस्था के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो से मैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला को कंटिन्यू करना चाहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैंने इंडियन पॉलिटी के भारत का संवैधानिक विकास के इतिहास पर खास चर्चा किया है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो को देखिए तो आप अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शन है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसकी स्थापना वर्ष 1774 ईस्वी में हुई थी। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखना है। जैसे आपसे जब भी पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किसके तहत किया गया, तो आपका राइट आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जब भी आपसे पूछा जाए कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1774 ईस्वी में होगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, यह सर्वोच्च न्यायालय कुल 3 न्यायाधीशों से मिलकर के बना हुआ था। खास करके 1+2 मेंबर थे, इसमें कुल 3 न्यायाधीश थे और 3 न्यायाधीशों में सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखेंगे आप लोग, सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो ए ऑप्शन होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई, खास तो ये रहा। और साथ में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो ए ऑप्शन होगा, चार्टर एक्ट 1833। मीन्स ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन है आपका 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और डी ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानपालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन को राज्य परिषद कहा गया। ऊपरी सदन जो था वो राज्य परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्षों के लिए होता था। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्षों के लिए होता था। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन आपके सामने हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से
प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना। दूसरा पॉइंट है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। और थर्ड पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 तीनों सही है। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो आपको याद रखना है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई। अब बात करते हैं मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की। तो 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। याद रखेंगे, 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, इसी में मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और यह पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था 1909 के अधिनियम में भी जारी रही, और साथ में इसे सिखों, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया था। तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। मीन्स पहला सही है आपका पॉइंट। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है। ये 1909 के भारत शासन अधिनियम में किया गया, और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। तो यहाँ पर ये भी सही है। तीसरा पॉइंट मीन्स 1 और 3 सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, और डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें 4 के चारों विकल्प आएँ। आप यहाँ से जो कुछ भी आपके समझ में आए वहाँ से कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट आपके समझ में ज़्यादा बेहतर से आ रहा होगा कि भाई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। इसे नियामक अधिनियम हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब बी का 1 सही है। बी के साथ 1 को हम मैच कर सकते हैं। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए बी के साथ 1 कहाँ पर है। बी के साथ 1 सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, और कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन में कर सकता हूँ। साथ में और भी विचार कर लेते हैं। तो मीन्स बी के साथ 1 को आप मैच करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत किया गया, और नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने की अनुमति जो है वो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत किया गया। मीन्स सी से 3 को आप मैच करेंगे, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति अभी मैंने आपको बताया था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए के साथ आप 2 मैच करेंगे, B1 C3 और D4। मीन्स आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। भारत शासन अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए,
1935 का भारत शासन अधिनियम, जिससे संविधान के सर्वाधिक भाग लिए गए और कह सकते हैं कि इसका भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। याद रखेंगे, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई। यहीं पर एक प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। साथ ही नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी की गई, इसको भी याद रखेंगे। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो आरक्षित विषय यानी रिजर्व्ड और दूसरे हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के तहत बांटा गया है। इसमें अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो किसे प्रदान की गई, तो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। साथ में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप ही वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और 1935 के अधिनियम के तहत ही केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया और भारत में संघीय प्रशासन की व्यवस्था की गई। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब मायनों में। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो सी ऑप्शन होगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सी ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई। देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। याद रखेंगे, 1 अक्टूबर 1937 को की गई, 1937 को की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो सर मॉरिस गोयर थे। सर मॉरिस गोयर थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गोयर थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और साथ में डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत की गई है, जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा और डी ऑप्शन है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942। तो क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? तो 1942 की बात करते हैं, तो 1942 के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत।
देखिए, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया। यह त्रिसदस्यीय था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, याद रखेंगे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। अन्य 2 सदस्यों में AB अलेक्जेंडर, याद रखेंगे, AB अलेक्जेंडर और साथ में स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कभी कभी इसके सदस्य भी आपसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था, तो आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन बढ़िया से हो जाएगा आपसे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, AB अलेक्जेंडर थे और साथ में स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख, याद रखेंगे भैया, 10 लाख की जनसंख्या पर, ठीक है, प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बाबू जगजीवन राम। वर्ष 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था इन्हें, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में निर्मित कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में वायसराय कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाए गए। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया और साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। देखिए, संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष याद रखेंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो सी ऑप्शन होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इन्हें चुना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। तो याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। याद रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इनके चुने जाने का आधार ये था कि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे।
इसी कारण इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है और इसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूंकि इस प्रश्न में संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव और महात्मा गांधी। देखिए, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, और मान सकते हैं ये तृतीय बैठक भी थी। इसी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया और आगे चलकर यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित कराया गया वही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन है 7, 9, 12 और 15। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 12 अधिवेशन हुए थे। याद रखेंगे, तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, 12 अधिवेशन हुए थे। और संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए, मतलब 63,96,000 या 64 लाख रुपए के आसपास खर्च आया था। कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन जब 1946 में हुआ तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, लेकिन 389 सदस्यों के स्थान पर सिर्फ 296, याद रखेंगे, सिर्फ 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें से 208 सदस्य जो थे वो कांग्रेस के थे और 73 सदस्य मुस्लिम लीग से चुनकर आए और शेष 15 छोटे छोटे दलों से निर्दलीय थे। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा जी 389 थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका वो सी ऑप्शन, 12 अधिवेशन हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखेंगे, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो वहीं अगर पूछा जाए कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वहीं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य 6 सदस्य थे। मीन्स प्रारूप समिति जो थी वो 1+6 मेंबर अर्थात कुल मिलाकर के 7 सदस्यीय समिति थी। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छोड़ करके संविधान प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो आपका आंसर होगा 6। ठीक है, इन 6 सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी यानी कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह,
B.L. मित्र एवं डॉक्टर D.P. खेतान थे। ठीक है, देखिए B.L. मित्र त्यागपत्र दे देते हैं, उनके स्थान पर N. माधव राव आते हैं और 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद इनके स्थान पर T.T. कृष्णमाचारी इस समिति में सम्मिलित हो जाते हैं। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, K.M. मुंशी। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिंह, इनका पूरा नाम था B.N. राव का, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, B.N. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 और 15 अगस्त 1947। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज की बारी आती है तो वो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और साथ में एक चीज़ यहाँ पर और याद रखना है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्हों को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। नेशनल एम्ब्लेम जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारत शासन द्वारा। यह सारनाथ यानी वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो ये तीन चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूपेण कब लागू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। ऑप्शन आपका है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने तथा उसके पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। तो भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया और इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर होगा। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और जब भी कब ये पूछा जाए कि इस भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हो गया, तो आपका सही आंसर जो होगा वो 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी तिथि का अंकन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो बी ऑप्शन होगा, 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी ऑप्शन है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, यह एक शुभ दिन था। और डी ऑप्शन है,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1886, 1951, 1891, 1956, 1877, 1961 और 1889, 1961। देखिए, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, याद रखेंगे 14 अप्रैल 1891 में हुआ और साथ में इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई और 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और साथ में आधुनिक भारत का मनु की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा वो 1891 और 1956 होगा। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य जेबी कृपलानी और महात्मा गांधी। तो भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए है ग्रेनविले ऑस्टिन, बी ऑप्शन है सी आर एटली, विंस्टन चर्चिल और लॉर्ड माउंटबेटन। तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन, याद रखेंगे ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। उनकी एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने यह वक्तव्य दिया है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, बी ऑप्शन है बम्बई प्रेसिडेंसी से और सी ऑप्शन है तत्कालीन मध्य भारत से और डी ऑप्शन है भाई पंजाब से। ठीक है, देखिए 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र, याद रखेंगे पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए। और ये जो पूना सीट थी उसको कांग्रेस के प्रत्याशी एम आर जयकर, याद रखिएगा एम आर जयकर ने त्यागपत्र करके रिक्त किया था। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट आंसर आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से सर्वप्रथम तो निर्वाचित हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में भाग लिया। और इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो बम्बई प्रेसिडेंसी होगा। यदि इन केस बम्बई प्रेसिडेंसी ऑप्शन में ना होता तो आप पश्चिम बंगाल टिक कर सकते थे। एक पॉइंट और याद रखना, कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या याद रखना भैया 15 थी। तो ये रहा आज का हमारा सेशन
और भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपसे चर्चा किया। और उम्मीद है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखे होंगे और बढ़िया से आपको समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए। और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।